प्लीज़ मुझे ज़रा बता दिया करें कि मैं रिकॉर्डिंग कर दूँ ताकि आप लोगों का बाद में फ़ायदा हो सके। यस, तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जो पिछला वीक गुजरा है उससे मुताल्लिक़ तो आपको कोई सवाल नहीं है, पहले वो क्लियर कर लें और फिर उसके बाद आप मुझसे जो कल का जो मैंने कल लेक्चर अपलोड किया है उससे मुताल्लिक़ अगर आपको कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे। और प्लीज़ जैसे कि आपसे हमेशा कहा जाता है कि आप अपने नाम लिख के इसमें चैट बॉक्स में आप ड्रॉप कर दीजिए ताकि आपकी अटेंडेंस मेरे पास आ जाए। ठीक है जी सलमान साहब, क्या सलमान के अलावा और किसी को और कोई सवाल नहीं है पिछले हफ्ते के हवाले से? एवरीथिंग इज़ क्लियर? क्योंकि देखिए हमारे पास टाइम काफ़ी शॉर्ट होता है, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आप अपने सवालात बना के आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और मेरी कोशिश होगी कि फिर मैं आपको जो है वो और तफसील के साथ जवाब दे सकूँ, या फिर इसी तरह की जो हम कोई क्लास एक्स्ट्रा रख लेंगे और उसमें आपके सवालात के जवाब दिए जा सकेंगे। यकीनी तौर पे ये जो ऑनलाइन क्लासेस का जो तजुर्बा है वो आप लोगों के लिए भी नया है और मेरे लिए भी। और आपको पता है कि मुझे भी बोर्ड पे पढ़ाने की आदत है, इस तरह पढ़ाना कोई इतना इतना आसान काम नहीं है, ऐसा लगता है कि जैसे हाथ पाँव बन गए हैं। एनीवे, तो बहरहाल आप लोगों के लिए ये है कि आपको कोई सवाल हो तो आप बाद में ज़रूर कर सकते हैं। ये सलमान, आप क्या पूछ रहे थे? सर जो 7.5 में हमने फाइनल जो इक्वेशन निकाला था एक्सेलरेशन का, लेट मी सर गो टुवर्ड्स 7.5। यस, यस। कौन सी सर उसमें जो आप जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में बात कर रहे हैं या कि आप उसके थीटा डबल डॉट की बात कर रहे हैं? मैं सर वो थीटा डबल डॉट की बात कर रहा ओके, हूँ गुड। हाँ, क्या सवाल है आपका? सर। उसमें जो फाइनल लिखा है कि अगर हमारे पास ओमेगा 0 हो जाए हाँ, तो सर वो एक्सप्लेनेशन सर थोड़ा समझ नहीं आया था अच्छा, मुझे। चलें मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ और हम फिर उसके उससे फिर बात करते हैं। ठीक है, वो कि मेरा ख्याल ये था कि हम पहले 7.1 से शुरू करते, बट चूँकि आपने सवाल किया है तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर और फिर जैसे जैसे आप लोगों के सवालात होंगे वी विल मूव फ्रॉम देयर। आप 7.5 के बारे में पूछना चाह रहे हैं? आप लोगों के सामने स्क्रीन आ गया है ना मेरा? यस सर। ठीक, ओके, गुड। यस देखिए सर। देखिए ये मैंने कोशिश की है कि मैं इसमें स्टेप्स और इस तरह की चीज़ें छोटी मोटी जो हैं वो मैं लिख सकूँ, और ये 7.34 आप प्लीज़ ज़रूर ड्राइव कीजिएगा। देखिए ये चीज़ें लाइक क्रिकेट हैं, सिर्फ टीवी पे देखने से आप क्रिकेट नहीं सीखते जब तक कि आप खुद ना करें। ठीक है, तो प्लीज़ ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं, बस केयरफुली आपको इस्तेमाल करना है और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इस्तेमाल करनी है एंड यू विल बी एबल टू फाइंड 7.34। अच्छा देखिए, ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना इसने कि थीटा डबल डॉट इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ए ओवर बी कॉस थीटा माइनस ओमेगा टी माइनस जी बाय बी साइन थीटा। देखिए इसमें ओमेगा क्या चीज़ है? ओमेगा इसके अंदर बुनियादी तौर पर इस रिम जो घूम रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी है ना, राइट? ये आपके पास ओमेगा है, ये आपके पास ओमेगा है, ठीक है। और ये बता रहा है कि रिम जो है वो आपका इस डायरेक्शन में यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है ना। अब अगर फर्ज करें कि आप रिम को रोक दें, अब रिम मूव नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ओमेगा ज़ीरो हो गया। तो मतलब ये है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन लिखी हुई हैं उसमें से इसके ये वाले पार्ट जो हैं, जो टाइम डिपेंडेंट पार्ट हैं, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो आपके पास अब जो इक्वेशंस बचेंगी वो दरअसल ये इसमें ये नहीं होगा, इसमें ये नहीं होगा, तो सिर्फ आपके पास ये पार्ट बचेगा जो कि एग्जैक्टली सिंपल पेंडुलम का ही वो है। आई मीन इक्वेशन है जो आपने इससे पहले 7.2 जो एग्जाम्पल थी उसमें आपने देखिए अपने माइक बंद करें, ठीक है। तो इसका असर आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब आप जब यहाँ पे ओमेगा को जब आप जीरो करते हैं तो ये पूरा पार्ट जीरो हो जाता है, ठीक है। एंड व्हाट वी लेफ्ट विद इज थीटा डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस जी बाय बी साइन थीटा, वेयर बी इज द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर जो सिंपल पेंडुलम की लेंथ है वो बी है, क्योंकि अब ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं रही, क्योंकि रिम ने घूमना शुरू कर दिया, छोड़ दिया है। तो सिर्फ और सिर्फ अब ये आपके पास जो प्रॉब्लम बच रही है वो एक सिंपल पेंडुलम की बच रही है, ठीक है।
तो आप देखें कि आपको ये बात यहाँ पे दिखाई भी दे रही है कि जैसे ही आपने ओमेगा को जीरो किया, रिम को रोका, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ सिंपल पेंडुलम बचा। मतलब अब पेंडुलम वो जो स्ट्रिंग जिसकी की लेंथ बी है उसके साथ ऑसिलेट करेगा, एंड दैट्स इट, नो अदर थिंग। तो वो सिंपल पेंडुलम है, ठीक है ना। तो ये पार्ट बेसिकली हमारे पास जो आ रहा है वो रिम के मोशन से आ रहा है, और ये पार्ट जो आ रहा है वो हमारे पास जो बॉब है उसके मोशन से आ रहा है, ठीक है ना। इसी वजह से इसकी लेंथ, क्योंकि नॉर्मली ये जो चीज़ होती है बेसिकली जी ओवर बी या जी ओवर लेंथ, ये उस सिस्टम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ना, जिसको आप नॉर्मली ओमेगा से ज़ाहिर करते हैं। यहाँ पे ओमेगा से मुराद जो है वो बुनियादी तौर पर रिम की एंगुलर स्पीड है। बट अदरवाइज आप जानते हैं कि ये यहाँ पर जो हम ले रहे होते हैं वो बेसिकली सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी होती है। तो आपको बात समझ में आई सलमान? मैंने आपके सवाल यस के सर, सही है। आपके सवाल का जवाब दिया मैंने? यस सर, क्लियर हो गया सर। गुड। एनी अदर क्वेश्चन? सलमान के अलावा भी किसी ने ये चीज़ें खोल के देखी हैं? देखिए, ये आपका वक्त है, आप उससे सवालात करें, जी भर के करें, एंड आई विल नेवर माइंड। आपके हो सकता है सवालात से मैं कुछ सीख सकूं। सर, यस। सर जो एक इक्वेशन नंबर 7.27 का जो स्टेटमेंट है ना वेलोसिटी का सर, एक एग्जांपल मिनट, नंबर 7.4। एक मिनट रुकोगे? एक स्टूडेंट और हैं जिन्होंने मुझसे सवाल किया है, तो मैं ज़रा पहले उनका सवाल का जवाब दे दूं, फिर मैं आपको देता हूँ। यस। जी नाइला, फरमाइए, क्या कह रही हैं आप? सर आपने अपने लेक्चर में बताया था कि जो है ना कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू हमें जो है पता लगता है कि हमें एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स या पोलर कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। नहीं नहीं, सर ये वो नहीं चीज़ समझ नहीं नहीं नहीं, आई। नहीं ये मैंने ये नहीं कहा था। देखिए, मैंने ये कहा था, मैं उस प्रॉब्लम की तरफ जाता हूँ। मैंने ये नहीं कहा, शायद मैं आपको समझा नहीं पाया। देखिए, प्रॉब्लम हमारे पास कौन सी थी? एग्जैक्टली उस प्रॉब्लम की तरफ आता हूँ। डाउन, ये थी मेरे ख्याल से ये वाली ना, 7.3 प्रोजेक्टाइल मोशन। मैंने ये कहा था, देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि हम बात कर रहे हो प्रोजेक्टाइल मोशन की, सॉरी, आई मीन रेक्टेंगुलर आई मीन रेक्टेंगुलर जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी बात कर रहे हूँ, या पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हूँ। जो प्रिंसिपल है, जो उसूल है, वो ये है कि जब आप पोटेंशियल एनर्जी लिखें, ठीक है, तो वो उस पोटेंशियल एनर्जी की जो डिपेंडेंस है वो इस तरह से होनी चाहिए कि वो जो हमारे हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके कम से कम कोऑर्डिनेट उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। जैसे हमें मालूम है कि इस सिचुएशन में हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, जेड यहाँ पे इरेलेवेंट है। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिपेंड कर रही है सिर्फ और सिर्फ वाई पे, एक्स पे नहीं कर रही। तो दो में से एक कोऑर्डिनेट आपने इस्तेमाल कर लिया। इसका मतलब है कि अगर फर्ज करें आपके पास कोई और सिचुएशन हो, आपके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स Q1 हो, Q2 हो, Q3 हो, एंड सो ऑन, ठीक है, अप टू लाइक QN, ठीक है। तो आप ऐसे पोटेंशियल एनर्जी लिखें या ऐसे कोऑर्डिनेट्स आप चूज करें कि जहां पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जितने कम कोऑर्डिनेट का फंक्शन हो उतना अच्छा है। आइडियली स्पीकिंग, अगर ये सिर्फ एक कोऑर्डिनेट का ही फंक्शन है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी तरह से दो पर भी आ रहे हैं तो ठीक है, अगर इससे कम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, पर यही होगा। बट हमें पोटेंशियल एनर्जी को इस तरह से लिखना है कि वो कम से कम कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन हो। तो यहाँ हमने देखा कि ये दो कोऑर्डिनेट्स है, दो में से बस ये एक का फंक्शन है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर ये हुआ। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड, जब हम इसको जब पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिख रहे हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपको मालूम है हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आर और थीटा, ठीक है। अब इत्तेफाक ऐसा है कि यहाँ पर जब हमने पोटेंशियल एनर्जी लिखी तो वो न सिर्फ आर का फंक्शन है बल्कि वो थीटा का फंक्शन भी है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, हमारी आगे आने वाली जो इक्वेशंस ऑफ मोशन थी, आई मीन आर के लिए और थीटा के लिए, वो कॉम्प्लिकेटेड बन गई, क्योंकि जब ये आर और थीटा का यहाँ पर फंक्शन होंगे तो वो हमें मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी में
दोनों के जो फॉर एग्जांपल r डॉट और थीटा डॉट तो आने ही आने हैं, वहाँ से तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो हम कम कर सकते हैं कोऑर्डिनेट्स को, वो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी में कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जब हम लिखें सिस्टम की, तो हम ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखें कि जिसमें के उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के कम से कम कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व हो रहे हों। यहाँ हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, आर और थीटा। तो इस वजह से ये इस प्रॉब्लम के लिए पोलर कोऑर्डिनेट विल नॉट बी अ गुड जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम। रादर यहाँ हमारे पास जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो शायद जो है वो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि उनमें से दो में से एक हम जो है कोऑर्डिनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये महज बात कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या पोलर कोऑर्डिनेट की नहीं है, इन जनरल। ठीक है ना, कि जब कभी भी आपके पास एक या एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट सिस्टम अवेलेबल हो आपके पास किसी प्रॉब्लम के लिए, तो यू ऑलवेज हैव टू गो फॉर दैट पर्टिकुलर coordinate system where you can write your potential energy in the most minimal way, कि मिनिमल डिपेंडेंस हो उसकी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई? अच्छा, तो सर इसका ये मतलब है कि हम दोनों ले सकते हैं, मगर जो मिनिमम होगा हम उसको जो है ज़्यादा प्रीफर करेंगे। एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली देखिए, फिजिक्स दोनों की एक होगी। पहले में आपके लिए एक इक्वेशन ड्राइव करना सब करना आसान है, ठीक है ना, और उसकी वजह ये हो रही है कि आपने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 7.19 में आपने ज़्यादा वाइजली इस्तेमाल की है। ऑन दी अदर हैंड जो हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में कर रहे हैं, फिजिक्स वो भी गलत नहीं है फिजिक्स वो भी सही है, बट it is very hard to deal with, for example, equation 7.25 and 7.24, very difficult। आप देख सकते हैं कितनी खौफनाक इक्वेशन बन गई है। तो वो और बात है कि आप कुछ अप्रोक्सीमेशन आप करेंगे, करते कराते eventually you will be ending up having the same physics which you are getting from 7.21 and 7.22, right? क्योंकि फिजिक्स तो चेंज नहीं होती ना, फिजिक्स तो कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड नहीं करती है। फिजिक्स तो फिजिक्स है। एक अंडा ऊपर से गिरा तो गिरा, आप उसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में देखें, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में देखें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, व्हिच एवर कोऑर्डिनेट सिस्टम यू लाइक टू चूज, राइट? अंडा तो नीचे गिरा है, वो तो किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम का मोहताज नहीं है ना। तो फिजिक्स सबकी सेम होगी, लेकिन कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे होंगे जिनमें फिजिक्स करना आसान होगी, ज़्यादा क्लियर होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, और कुछ में मुश्किल हो जाएगी। ये बात है, सही है? यस सर। अच्छा क्वेश्चन है आपका। और कोई सवाल? एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? सर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, जैसे इफ अ सिस्टम हैज 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड 2 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, तो उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस होगी वो अलग अलग होगी, जैसे थीटा की अलग होगी और कोई दूसरा होगा उसकी अलग होगी। नहीं, ऐसी सूरत हाल में कि जैसे कि फर्ज करें हमारे पास पहली एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स गो टू 7.1। जैसे कि कहाँ गई, ये आ गई 7.1। ये देखिए 7.1 में बुनियादी तौर पे जैसे मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है, यहाँ एग्जांपल ये है कि आपके पास एक हेमिस्फीयर है, लेकिन हेमिस्फीयर आप जैसे समझते हैं ना कि एक स्फीयर को आपने आधा काट दिया है, ठीक है, और पार्टिकल यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। अब इसमें अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम देखें तो कैसा है, ये अगर सेंटर है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। ये कुछ इस तरह का है, यानी कि अगर मैं उसको ऊपर से देखूं तो ये सर्कल में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, जिसमें से ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और जेड एक्सिस मेरे बाहर की तरफ आ रही है, यानी आउट ऑफ स्क्रीन है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ओरिजिनली, अब क्योंकि मैं यहाँ पे मेरे पास स्फेरिकल सिमेट्री है, आधी से लेकिन है स्फेरिकल सिमेट्री, तो मेरे पास ओरिजिनली एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन मेरे पास एक इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट भी है जो ये बता रही है कि पार्टिकल इस सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमें मालूम है कि जो हमारे पास फार्मूला है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालने का, और हम चूँकि हॉलोनोमिक कंस्ट्रेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की तादाद बराबर होती है, ठीक है। अब हमारे पास एक पार्टिकल है, तो अगर हम ये फार्मूला इस्तेमाल करें, ये वाला S = 3n - m वाला, तो हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, यानी कि 3 डायरेक्शंस हैं, एक पार्टिकल है, एक इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट है, तो हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट बचे या 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बची। तो मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, यानी कि मेरे पास आउट ऑफ 3 मैं 2 कोऑर्डिनेट ऐसे इंडिपेंडेंटली चूज कर सकता हूँ। तो
मेरे पास फॉर एग्जांपल लेट्स से z को यानी कि बजाय z वर्ड इस्तेमाल करने के हमने कहा कि वो q1 और q2 वो दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं जिसमें कि हम इसकी सारी फिजिक्स लिख सकते हैं। या हम बहुत ही रियलिस्टिकली बात करें तो थीटा और फाई ये दो एंगल्स होते हैं जो कि हम ऐसी सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि यहाँ आपके पास दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं Q1 Q2 या थीटा और फाई और दो ही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो याद रखें कि जो हॉलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स हैं उसका एक फ़ायदा ये होता है कि उसमें आपकी नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स जो है वो बराबर होते हैं। तो अब आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस बनेगी जिससे आप Q1 और Q2 से होगी, इसमें कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे हम नॉर्मली हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस पे बनाते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्सिस पे बनाते हैं, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ Q1 इंडिपेंडेंट है Q2 से और Q2 इंडिपेंडेंट है Q1 से। तो बिल्कुल ऐसे ही आप यहाँ पे फर्ज करें, आप यहाँ चाहें यहाँ थीटा बना लें और इसको आप फाई कर दें, या फाई को यहाँ बना लें या थीटा को यहाँ बना लें। तो इस पार्टिकल की जो कि इस सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस है वो थीटा और फाई से मिलकर बन रही है। और कोई भी एक पॉइंट जो आपको यहाँ मिल रहा है वो थीटा की एक पर्टिकुलर वैल्यू को शो कर रहा है और फाई की एक पर्टिकुलर वैल्यू को जो है शो कर रहा है। तो इस तरह ये पूरे सिस्टम की ओवरऑल जो सिचुएशन है वो उसको शो कर रहा है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस है उसमें सिर्फ दो वेरिएबल्स हैं Q1 और Q2 जो कि इंडिपेंडेंट हैं, या उसको थीटा और फाई कह लें आप। ठीक है, जी जनाब। और कोई सवाल? अपनी अटेंडेंस ज़रूर आप प्लीज़ ड्रॉप कर दीजिएगा चैट बॉक्स में। जी सलमान, पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं? सर जो जनरलाइज का रेट में सर आपने जो बात की कि K1 इज एंड Q2 आर इंडिपेंडेंट अपॉन वन अनदर, सही है सर? हाँ हाँ बिल्कुल। सर वो अगर हम कोऑर्डिनेट खासतौर पर जिसको कि हम लैग्रांजियन लिखने के लिए इस्तेमाल करेंगे वो। अब देखो यहाँ पर एक्स वाई जेड जो थे वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स तो थे, लेकिन अब इसमें से z जो था वो इंडिपेंडेंट नहीं रहा। तो z जो है वो अच्छा जनरलाइज कोऑर्डिनेट नहीं है। अच्छे जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमारे पास x और y या ये कह लो थीटा और फाई हैं। हाँ आप कहिए, ये फरमाएं। सर मेरा सवाल ये है सर कि अगर हम Q1 और Q2 इंडिपेंडेंट समझते हैं सर, हाँ सही है? हाँ सर जनरलाइज का नेट पे तो हम कुछ भी ले सकते हैं, मतलब करंट बिल्कुल या वोल्टेज बिल्कुल आई वी दोनों ले सकते हैं। सर बिल्कुल। अगर हमने एक एक्सेस पे करंट ले लिया, दूसरे पे वोल्टेज, तो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं सर, तो फिर नहीं इसका क्या होगा? नहीं देखिए, आप जो बात कर रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की बात कर रहे हैं ना। देखिए यहाँ जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो आप जब बेसिकली जब आप उसी कॉन्फ़िगरेशन स्पेस बनाएंगे, ठीक है ना, अगर फर्ज करें कि वो किसी वजह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे तो वो उनमें से कोई एक ही आ सकेगा, दूसरा नहीं आएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक्स वाई जेड के तीनों नॉर्मली इंडिपेंडेंट होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जेड की डिपेंडेंस आ गई एक्स और वाई पे, ठीक है। इसी तरह हो सकता है कि वहाँ पर एक किसी पर्टिकुलर केस में ये इस तरीके की जो है डिपेंडेंस ना आ रही हो, या अगर फर्स्ट का डिपेंडेंस आ रही होगी तो हम कोई एक चीज़ चूज़ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल या तो हम करंट चूज़ कर लेंगे या फिर वोल्टेज चूज़ कर लेंगे, राइट। या ये कह लीजिए कि हम या तो चार्ज चूज़ कर लेंगे एज एन इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, या फिर हम जो आई होगा यानी कि उस सर्किट के अंदर जो जो मौजूद करंट होगा उसको हम चूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। तो वो तो यकीनी तौर पे सिचुएशन के लिहाज से होगा ना। अब आप अगर उसको बिल्कुल एक जनरलाइज स्टेटमेंट समझ लीजिए कि हम हमेशा करंट को और चार्ज को इंडिपेंडेंट लेंगे, नो, तो ऐसा नहीं है। हमें मालूम है कि वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे पास कोऑर्डिनेट लेना उसके लिए सुटेबल है या नहीं है। समझ में बात आई आपकी? क्यों सलमान, बात समझ में आई आपके? यस सर, सही है सर। हाँ सर और सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर। हाँ बताइए। सर अगर एक पार्टिकल मतलब एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहे थे तो सर इसकी वेलोसिटी हम आसानी से निकाल सकते हैं, सही है ठीक है सर? ठीक है। सर
सर एग्जांपल नंबर 7.4 में जो वेलोसिटी निकाली है, मतलब सिलेंड्रिकल जो सिमेट्री है हाँ पार्टिकल का हाँ जो मोशन में हाँ है वो सिमेट्री बताई है हाँ सर। हाँ। सर इसकी वेलोसिटी सर जो थीटा कंपोनेंट है सर, इसका क्या कंसेप्ट है? क्या कहा, क्या क्या कॉन्सेप्ट है? देखो, पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है ना, या सर्कल में मूव कर रहा है तो उसके पास यस एंगुलर मोमेंटम होगी ना। हमने 7.2 यस जो जो हमारा पिछले हफ्ते का की जो एग्जाम्पल थी 7.2 जो हमने वहाँ से की थी, टेलर से की थी, आपको याद है? उसमें जब सर्कुलर मोशन में था तो उसके दो कंपोनेंट थे ना, याद है आपको? एक हमारे पास आया था एफ थीटा कंपोनेंट, सॉरी एफ आर कंपोनेंट आया था, जिसको हमने कहा था ये रेडियल कंपोनेंट है, वो आर पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। यस और दूसरा हमारे पास एक एफ थीटा यस कंपोनेंट था जो कि बेसिकली टॉर्क को शो कर रहा था। ये रेडियल फोर्स थी जिसमें कि हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी शामिल हो गई थी, और एफ थीटा करस्पॉन्ड कर रहा था टॉर्क को, याद है आपको? तो यस जहाँ सही है सर। तो जहाँ पर भी थीटा वगैरह इस तरह के आपके पास आ रहे हैं, थीटा डॉट आ रहा है, इसका मतलब है वो एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है ना? यस सर तो सही है सर। ये बात यस है। तो एक पार्टिकल जब सर्कल में सही घूम रहा है तो उसके पास रेडियल वेलोसिटी भी होगी और उसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। सही है सर। हाँ, और याद यस सही रखिएगा, सही मैं आपको रेफर करूंगा, आप हेलिडे, रेजनिक एंड क्रेन देखें, जहाँ वो रोटेशनल मोशन और जर्नल रोटेशन ऑफ मोशन की बात कर रहा है, वहाँ वो आपको बता रहा है कि देखिए वेलोसिटी भी जो होती है वो उसके दो कंपोनेंट बनते हैं। और ये जो आपने वेलोसिटी देखी, ये वो सूरत में है कि जब उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि थीटा डॉट जो है वो कांस्टेंट है। क्या होगा अगर थीटा डॉट भी टाइम में चेंज करना शुरू कर दे? तो आपको पता है कि आपके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बनती है और फिर रेडियल वेलोसिटी भी बनती है, ठीक है ना? तो ये सारे मसाइल हैं जो आप लोगों के जहन में होने चाहिए। तो हम अभी फिर भी काफ़ी हद तक सिचुएशन सिंपल ले रहे हैं। सही है सर। थैंक यू सर। जी, कोई सवाल कर रहा था मुझसे, बीच में रह गया। जी जनाब, और कोई सवाल? एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? सर हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था ग्रुप के अंदर कि आपने बताया था एक कंडीशन के जैसे कोई चीज हमने फेंकी है हाँ हाँ रस्सी से बांध के, हम हाँ। टाइम के साथ साथ उसको छोटा कर रहे हैं, उसके अंदर आपने ए लिखा था तो वो हमें समझ में नहीं आया वो क्या था। देखिए, मैंने आपसे एक बात कही थी, चलो मैं ये इसको शेयर करता हूँ अपना। लेट्स मी शेयर अ न्यू विंडो। ये आपके सामने आ रहा है? Yes, sir. देखिए, ये पेंडुलम की मिसाल थी कि यहाँ पर लेंथ जो है वो कांस्टेंट नहीं है, बल्कि लेंथ क्या है? लेंथ है L इक्वल्स टू L नॉट माइनस ए टी। Minus A. लेंथ L लेंथ है ना, Yes, sir. और L नॉट भी लेंथ है, ये टाइम है। तो आपके ख्याल में ए क्या होना चाहिए? ए की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए? Constant. कांस्टेंट। मैं डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, मैं इसकी नेचर नहीं पूछ रहा कि ये वेक्टर है या स्केलर है या टेंसर है या क्या है। मैं पूछ रहा हूँ उसके डायमेंशंस क्या हैं। फिजिक्स में तो हम चीज़ों को डायमेंशन से पहचानते हैं, ए बी सी डी से थोड़ी फर्क पड़ता है। ए फॉर एप्पल हो सकता है, ए फॉर एरोप्लेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। what should be the dimension of A? टाइम इनवर्स। बस लेंथ और टाइम। वेक्टर वेक्टर सर। वेलोसिटी सर। यार सिंपल देखो ना तुम लोग यार, क्लास में हमने पहले दिन से इस बात एम्फसाइज किया था कि देखो डायमेंशन से चीज़ों को सीखो। जब हमारे पास इसकी जो डायमेंशन हैं वो लेंथ के हैं ना, और जब हम इसको माइनस कर रहे हैं तो यकीनी तौर पे ये L नॉट के डायमेंशन भी लेंथ के होंगे, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास इसके डायरेक्शन डायमेंशन टाइम के हैं। हमें मालूम है कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमें लेंथ मिलनी चाहिए, ठीक है ना, और तो कुछ नहीं मिल सकता ना। तो अब यहाँ पे अगर टाइम है, उसका मतलब है कि ये चीज़ जो है इसके डायमेंशन लेंथ ओवर टाइम के होने चाहिए ना, जब तो ये टाइम से टाइम कैंसिल होगा, आपके पास लेंथ बचेगी। Yes, sir.
अब सिमिलर आप सेब में से सेब माइनस करेंगे ना, सेब में से आलू माइनस तो नहीं कर सकती ना। तो ज़रूरी है कि ये पूरी चीज़ भी, इसके डायमेंशन भी लेंथ के होने चाहिए ताकि आप उसको इसमें से माइनस कर सकें। सेम चीज़ में से सेम चीज़ें सब्ट्रैक्ट होती हैं या ऐड होती हैं या मल्टीप्लाई होती हैं, नॉट मल्टीप्लाई बल्कि ऐड और सब्ट्रैक्ट जो होती हैं बुनियादी तौर पर सेम चीज़ें होती हैं। तो ए इज़ नथिंग बट अ कांस्टेंट रेट। तो इस कांस्टेंट रेट के साथ ये इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, ये मतलब है। ये ए का मतलब एक्सेलरेशन थोड़ी है कोई। मैं यहाँ पे अल्फा बीटा गैमा डेल्टा थीटा कुछ भी लिख दूँ, इट डजंट मैटर। व्हाट रियली मैटर्स इज दैट कि यहाँ पर क्या चीज़ है और मुझे यहाँ क्या चाहिए, या ये कि इसमें से चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो जो डायमेंशन इसके होंगे वो ही ये इस ओवरऑल इस पूरी चीज़ के डायमेंशन होंगे। अब हमें इसके डायमेंशन पता है कि टाइम के हैं, तो हमें इसके लिए निकालना आसान हो गया। ठीक है, तो डायमेंशंस एनालिसिस सीखें। ये आपका जो हेलिडे का पहला चैप्टर है, उस बेचारे ने सारी एम्फेसिस उस पर की है। खुदा के वास्ते डायमेंशन एनालिसिस सीखो, वरना आप फिजिक्स नहीं कर सकते, रट्टे लगाओगे और रट्टे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। हम फिजिसिस्ट चीज़ों को पहचानते हैं उनके डायमेंशन से। अगर डायमेंशन सही है तो चीज़ सही है, अदरवाइज हम उसको उठा के फेंक देते हैं, चाहे कितनी खूबसूरत इक्वेशन। हमें पता है ना, अगर हम लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं तो जवाब आखिर में लेंथ में निकलना चाहिए। एक्सेलरेशन, फोर्स, एंगुलर मोमेंटम उसमें तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, देखिए ऐसा है कि इस क्लास के ख़त्म होने में 10 मिनट से कम वक्त रह गया है। मैं आज जो है वो 2 लेक्चर और मैं आपको जो है अपलोड कर दूंगा। तो हमारा जो यूनिट 4 है वो उसमें कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि इसमें मैं सारी एग्जांपल्स जो हैं वो मैं कवर कर लूँगा और बाकी चीज़ें जो उसके नोट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा हम कहाँ तक कवर करने वाले हैं। राइट, तो वो प्लीज़ आप पढ़िएगा और मैं आज लेक्चर्स और अपलोड कर दूँगा, तो आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो आप उसको पढ़िएगा और जो जुमेरात को हम क्लास करेंगे तो बजाय एक क्लास के हम 2 करेंगे, ताकि आप को अगर ज़्यादा अगर आप चीज़ पूछना चाहें तो आप प्लीज़ पूछिए। ठीक है, तो अभी क्विकली आपके पास अगर कोई और सवाल है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिए, और आज का जो लेक्चर है वो भी मैं ये अपलोड कर दूँगा। सर हाँ सर, एक चैप्टर 6 में हमने एक टॉपिक छोड़ लिया था 6.6। सर आपने बोला था 6.6 कि फिर सर ओके। के बाद में हाँ हम हाँ इसको हाँ हाँ हाँ, बाद में ये जो हम यूनिट 5 करेंगे ना तो उसमें वो चीज़ आएगी वापस। हमने 6.5 नहीं छोड़ा था, 6.5 6.6 6.6 यस यस, ये हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और 6 ये जो यूनिट नंबर 5 है ना, जो अगले हफ्ते होना है, उसमें हम वो चीज़ कवर करेंगे। ये लैग्रांजियन अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर मेथड है, वो हम करेंगे। और उसमें आप देखिएगा कि हम न सिर्फ लैग्रांजियन इक्वेशन सॉल्व करेंगे बल्कि हम फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट भी हम मालूम कर लेंगे। जी जनाब, और कोई सवाल? एनी अदर क्वेश्चन प्लीज़। देखिए ये मेरा ख्याल है कि आज नहीं तो अगले हफ्ते ये चैप्टर 7 जो है आपका, यानी कि जो अगर आप चाहो तो देखें तो चैप्टर 4 मुकम्मल हो जाएगा। तो फिर मैं आपको असाइनमेंट दूंगा तो आप वो आप करिएगा। 7 चैप्टर जो इसका है फ्रंटन का तकरीबन आधा हो जाएगा, क्योंकि इसने फिर हैमिल्टोनियन इसके साथ ही दे दिया है, जबकि चाव ने अलहदा चैप्टर दिया हुआ है। तो वो हम ज़रा सा चाव से देखेंगे फिर कि इसमें बहुत छोटा दिया हुआ है। तो आप प्लीज़ मुझसे क्वेश्चन कीजिए और सर जी सवाल कीजिए। हाँ सर, ये एग्जाम्पल 7.1 में जो है आपने जो एक्स वाई और जेड जो हमारे पास डायमेंशंस हैं उनको आर से डिवाइड किया है, जी आर से जी। डिवाइड करके कंस्ट्रेंट्स निकाले। तो ये इसका आर से डिवाइड क्यों किया हमने यहाँ पे? नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं, लेट मी मूव ओवर टू दिस। देखिए ये हमने ज़रूरी नहीं है। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, आर से डिवाइड करके सिर्फ हमने एक नए कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख लिया है। सो हम बजाय एक्स और एक्स वाई जेड लिखने के हमने उसको Q1 में लिख लिया है, Q1 Q2 Q3 में लिख लिया है। वरना हमारे पास ऑलरेडी
इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट है ना, वो तो यहाँ पे मौजूद है। देखिए ना, ये हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट लिखी हुई है ना। हाँ, ये ऐसा है कि नहीं? क्योंकि मैं इस इक्वेशन को अगर मैं यूँ लिख लूँ एक्स डी एक्स, क्योंकि इसमें 2 निकल के आएगा और 2 चूँकि कॉमन है तो मैं नहीं लिख रहा। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेट करने से मेरे पास ये इक्वेशन आ रही है। इसका मतलब है कि ये बेसिकली हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट लिखी हुई है। तो ये इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। मैंने सिर्फ यहाँ ये करने की, या इस किताब ने ये करने की कोशिश की है वो ये कि उसने कहा कि अच्छा फर्ज करें हम इसको रीलेबल करें, और हमने इनको एक जो है वो बेसिकली क्या किया, डायमेंशन फ्री कोऑर्डिनेट बना लिया ना। हमने आर से डिवाइड किया, क्योंकि आर की डायमेंशन क्या है, रेडियस है ना वो हेमिस्फीयर का। तो आर लेंथ है, एक्स ओवर आर लेंथ बाय लेंथ, वो उसकी डायमेंशन 0 हो गए। इसी तरह Q2 Q3 भी जो है वो डायमेंशन फ्री है। यही वजह है कि अब आपके पास Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस Q3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आया है। 1 भी डायमेंशन लेस है और ये सारे भी डायमेंशन लेस हैं। तो वो आपको इसीलिए करके दिखा रहा है कि आप अगर इसको रीलेबल वगैरह भी कर लें तो तब भी आप ये देख रहे होंगे कि Q3 की जो डिपेंडेंस है वो Q1 Q2 पे आ रही है। तो मतलब है कि इन तीनों में से कोई एक कोऑर्डिनेट ज़रूर ऐसा है कि जो बाकी दो पे जो है डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह लिखना हम हमारे लिए कोई ख़ास फ़ायदेमंद साबित नहीं हुआ। तो ये वजह है कि आप देखें, आप उसने दोबारा से इसको जो है बजाय आर से डिवाइड करने के उसने जेड की फॉर्म में इसको लिख लिया है, और वो बता रहा है कि वही जो ऊपर इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट लिखी हुई थी उसको हम एक और तरीके से यहाँ पे तरह से लिख सकते हैं। और एक्स और वाई पे जो हमारे पास दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे, जो कि आप अगर ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड कैलकुलेशन करें तो बुनियादी तौर पे वो थीटा और फाई होते हैं। ठीक है, ये है। आपको बात समझ में आई? अच्छा सर, यस सर। सर हाँ, इसको एक्स और वाई की फॉर्म में, जैसे सर आपने पहले बताया, तो ये हम थीटा और आर की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं क्योंकि हेमिस्फीयर है, तो बिल्कुल दे बिल्कुल सकते हैं क्या? बिल्कुल 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 लिख सकते हैं। देखिए, लेट मी राइट इट लाइक दिस, क्योंकि आपके पास अगर आर थीटा और फाई है ना, ठीक है, तो आपको मालूम है कि अगर मैं एक स्फीयर बनाऊँ, और चले मैं एक हेमी स्फीयर बनाऊँ। हेमी स्फीयर का मतलब क्या है कि ये कुछ इस तरह का होगा ना। ठीक है, तो आपको याद हो कि अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हम बीच में बना लें और ये एक्स हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, ठीक है, आपको याद होगा ना कि आर दरअसल यहाँ पे होता है। ठीक है, ये हमारे पास थीटा होता है, ये आर होता है, और इसका प्रोजेक्शन जो होता है वो फाई के बराबर होता है। ऐसा ही होता है ना? आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं? यस सर, यस सर। ठीक है, अब चूंकि देखिए आर हमने फिक्स कर दिया, ये आर जो है वो, क्योंकि हेमिस्फीयर का साइज फिक्स हो गया ना हमारे पास। ठीक है, अब वो साइज चेंज नहीं हो रहा, तो क्या चीज़ चेंज हो सकती है? ये थीटा चेंज हो सकता है और फाई चेंज हो सकता है। यानी कि अगर मैं अगर आपके सामने इसको दोबारा से उस पर जाऊँ, न्यू शेयर पे जाऊँ, यहाँ पर आ जाऊँ, तो मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए, कि अगर ये मेरे पास स्फीयर हो और अगर ये इसका आर रेडियस मैंने फिक्स कर दिया है, ठीक है, ये आर इक्वल्स टू कैपिटल आर है, तो अब अगर पार्टिकल यहाँ पर होगा तो सिर्फ मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो थीटा और फाई की चाहिए, एंड दैट्स इट, क्योंकि आर तो कांस्टेंट है ना। सही है ना? आपको बात समझ में आई? यस सर। तो बिल्कुल ये वही चीज़ है कि आप उसको आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर और माइनस फाइव स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकती हैं। तो इट इज़ इक्विवेलेंट थिंग, एग्जैक्टली, ये एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है कि आप यहाँ पे बजाय एक्स और वाई के आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं थीटा और फाइव के अंदर। थीटा और फाई। हाँ, यस सर। क्योंकि आपको याद है ना कि ये x बराबर होता है आर, ये यहाँ लिखा नहीं आ रहा, आर साइन फाई, सॉरी, हाँ, आर साइन फाई कॉस थीटा, और y बराबर होता है आर साइन फाई साइन थीटा, इसके बराबर होता है ना। तो आप अगर इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू रखें, थोड़ा सा
अलजबरा करें तो आप इसको थीटा और फाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यस सर। एनी अदर क्वेश्चन? शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि या तो अगर आपके पास क्वेश्चन है तो हम 1 सेकंड और अभी भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और अगर नहीं है तो मैं ये लेक्चर मैंने जो वो हैं रिटन लेक्चर हैं वो तो मैंने अपलोड कर दिए हैं, वीडियो लेक्चर भी मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा मैं। सर जी सर जो लास्ट टाइम आपका एक लेक्चर मिस हो गया था, कौन सा? रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो वो मैंने कर जो दिया था, लास्ट टाइम। वो मैंने अपलोड कर दिया था। आप जाके देखिएगा, जो फोल्डर है यूनिट 3 का, उसमें मैंने उसको अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने इसकी जो टेलर की 7.1 एक्सरसाइज और 7.2 हमने की थी, डिस्कस की थी, वो मैंने अपलोड कर दिया है। एनी अदर क्वेश्चन? तो ठीक है, प्लीज़ ज़रा ये तमाम चीज़ें जितनी भी एग्जांपल्स हैं इसको आप अपने हाथ से ज़रूर कीजिए। देखिए, अगर आप हाथ से नहीं करेंगे तो ये आपके पकड़ में नहीं आएंगी, आप बहुत परेशान होंगे, बाद में आप मुझे बुरा भला कहेंगे, जबकि